हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक और वीडियो। मेरे चैनल पर इसके अलावा भी और आपको इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस मिलेंगे, जैसे एक्टिव पैसिव है और इसके अलावा पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, जो कि बहुत ही शॉर्ट और ट्रिक्स के साथ आपको मैंने बताया हुआ है। और उसी तरह एक और वीडियो मैं लेकर आई हूँ जिसमें आज मैं आपको बताऊँगी फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार। तो इन अलंकारों को मैं यहाँ पर बता रही हूँ, और ये जो वीडियो है ये स्पेशली 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आई होप कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम सीखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत सिमिली। सिमिली यानी उपमा अलंकार को। सिमिली की पहचान ये होती है कि जब भी हमें सेंटेंस मिलेगा तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें तुलना हो रही होगी, कंपैरिजन हो रहा होगा, और कंपैरिजन दो अलग अलग चीज़ों के बीच में हो रहा होगा। लेकिन उसमें एक ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जिन दो चीज़ों के बीच में तुलना हो रही होगी उनमें से तुलना करने वाली चीज़ से कोई एक चीज़ मैच जरूर करेगी। आगे एग्जाम्पल्स में ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि आपकी कोई भी एक चीज़ जो तुलना करने वाली दोनों चीज़ें होंगी उनमें से एक ऑब्जेक्ट की चीज़ें कहीं ना कहीं पहले वाले से मिलती होंगी, कम से कम एक क्वालिटी मैच हो रही होगी। और इसके साथ ही साथ मैंने ट्रिक भी बताई हुई है कि जब भी आपको सेंटेंस में सो, लाइक और एज मिलेगा तो ये जो है आपको इंडिकेट करेगा कि इस सेंटेंस में सिमिली यानी उपमा अलंकार है। आइए इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। शी स्विम्स लाइक अ फिश। एक फिश जो होती है वो तैरती है, और यहाँ पर एक लड़की जो तैर रही है, तो दोनों में एक क्वालिटी मैच हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर लाइक का यूज़ हुआ है, तो इस सेंटेंस में सिमिली होगा। इस तरह से हम सिमिली के सेंटेंस को पहचानेंगे कि जिससे तुलना हो रही है उससे कोई ना कोई एक क्वालिटी जरूर मिल रही हो जिस चीज़ की तुलना की जा रही है। हिज फेस टर्न्ड रेड एज टमाटो। यहाँ पर किसी की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि उसका जो फेस है वो टमाटो की तरह रेड हो गया। तो टमाटो रेड होते हैं, यानी उस लड़के की, यानी जिसकी यहाँ बात हो रही है उसकी और टमाटो की एक क्वालिटी मिल रही है, यानी उसका फेस जो रेड हुआ है, टमाटो भी रेड होता है। तो पहली पहचान तो ये। और अगर हम ट्रिक से देखेंगे तो यहाँ पर एज वर्ड का भी यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सिमिली होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स एज सॉफ्ट एज द बैक साइड ऑफ प्लो। यानी ये इतना सॉफ्ट है जितना कि पीछे वाली साइड होती है किसी भी तकिए की। तो आप जानते हैं कि जो तकिया है वो सॉफ्ट होता है, और यहाँ पर सॉफ्टनेस को कंपेयर किया गया है प्लो की सॉफ्टनेस से। तो यहाँ पर भी एक क्वालिटी मैच हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर एज वर्ड का भी यूज़ हुआ है, तो इस सेंटेंस में भी सिमिली होगा। स्टूडेंट्स वर एज बिजी एज बीज। अगर हम बीज की बात करें, मधुमक्खियों की बात करें जो शहद बनाती हैं, तो मधुमक्खियाँ हमेशा बिजी रहती हैं। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंपेयर किया गया है बीज से, तो दोनों की एक क्वालिटी मैच हो रही है कि दोनों ही बिजी रहते हैं। और यहाँ पर इस सेंटेंस में 2 बार एज का यूज़ भी हुआ है, तो यहाँ पर सिमिली होगा। आइए अब जान लेते हैं मेटाफोर को। मेटाफोर एक ऐसा अलंकार है जिसमें की तुलना की जाती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट से, लेकिन ये तुलना इमेजिनेटिव होती है, यानी हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक की जो कुछ क्वालिटीज़ हैं वो दूसरी चीज़ की क्वालिटीज़ से मैच हो रही हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए, लिटरली देखा जाए, तो इन दोनों चीज़ों में कहीं भी कोई समानता नहीं होती, इवन एक भी समानता नहीं होती। अगर ये कंडीशन है तो ऐसे सेंटेंसेस में रूपक अलंकार यानी मेटाफोर होगा। और यहाँ पर मैंने ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताया हुआ है कि अगर आपको सेंटेंस में इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव अर्थात वर्ब मिलेगी, तो आपको जो है ये समझना होगा कि ये मेटाफोर है। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको क्लियर कर रही हूँ कि मेटाफोर में किस तरह से सेंटेंसेस आपको मिलेंगे और हमें उसको कैसे पहचानना है। ही इज़
शाइनिंग स्टार। किसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो स्टार की तरह शाइन करता है, मतलब इतना शाइनिंग है, इतना ज़्यादा चमकदार है जैसे कि स्टार्स। तो किसी भी अगर इंसान की बात करें तो ना तो वो चमकदार होता है, ना ही वो स्टार की तरह दिखता है, लेकिन फिर भी एक इमेजिनेशन करी गई है उसकी। किससे की गई है? स्टार से। तो यहाँ पर इमेजिनेशन है, तुलना की गई है, और साथ ही साथ अगर हम ट्रिक से देखें तो यहाँ पर इस वर्ड का भी यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस में मेटाफोर होगा। स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट। यहाँ पर बर्फ की तुलना करी गई है एक सफ़ेद कंबल से। ना तो बर्फ कंबल हो सकती है, तो ये यहाँ पर इमेजिनेशन करी गई है, और साथ ही यहाँ पर इस वर्ड का भी यूज हुआ है, ये मेटाफोर है। नेक्स्ट है शी इज़ अ पिकॉक। किसी लड़की की तुलना करी जा रही है मोर से। तो अगर हम वैसे देखें तो एक्चुअल में कोई लड़की मोर जैसी नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने इमेजिनेशन के वे में यहाँ पर तुलना करी है, और इस भी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? मेटाफोर। नेक्स्ट इज माई टीचर इज़ अ ड्रैगन। कोई भी टीचर जो होता है वो किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन कोई टीचर ड्रैगन तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये इनकी इमेजिनेशन है, और इसीलिए यहाँ पर ये जो तुलना की गई है इस सेंटेंस में, तो ये इसको बनाती है मेटाफोर। द थंडर वॉज अ माइटी लायन। यहाँ पर ये कहा गया है कि गड़गड़ाहट जो है वो शेर की तरह है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो एक इमेजिनेशन है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो वॉज वर्ड का भी यूज किया गया है, तो यहाँ पर ये होगा मेटाफोर। हमेशा आपको ये जो मेटाफोर है और सिमिली है, इनके बीच में एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रहेगा कि या तो ये मेटाफोर है या फिर सिमिली है, क्योंकि दोनों में बहुत ही एक छोटा सा अंतर होता है। दोनों में ही तुलना करी जाती है एक चीज़ की दूसरी चीज़ से, लेकिन बस सिमिली में क्या होता है कि एक्चुअल में कोई एक क्वालिटी तुलना करने वाली चीज़ से ज़रूर मिलती है, लेकिन मेटाफोर में जो इमेजिनेशन है उसके आधार पर ही तुलना की जाती है। तो आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर पहले हम बेटा देखते हैं सिमिली को। His love is as soft as silk, as bright as the moon। यहाँ पर यह कहा गया है कि उसका प्यार इतना कोमल है जैसे कि सिल्क। सिल्क भी एक सॉफ्ट, एक कोमल चीज़ होती है, और प्यार भी बहुत ही कोमल भावना से बना हुआ होता है। और आगे यहाँ पर कहा गया है कि as bright as the moon। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा भी ब्राइट होता है, यानी यहाँ पर दोनों चीज़ें जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसकी एक एक क्वालिटी दोनों चीज़ों से मैच हो रही है, तो यहाँ पर होगा सिमिली। और ऑन द कॉन्ट्रेरी हम देखते हैं मेटाफोर को। यहाँ पर कहा गया है ही इज द सन ऑफ माई स्काई, द लाइट ऑफ माई लाइफ। उसमें ये कहा गया है कि वो मेरे आकाश का सूरज है और मेरे जीवन की रोशनी है। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एक सूरज नहीं हो सकता, ना ही लाइट हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इमेजिनेशन के आधार पर इसको कंपेयर किया है। अब समझते हैं पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीयकरण को। जैसा कि हमें इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है, जो भी एक इंसान के इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, वो अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग को दे दें, या ये मान लें कि उसमें हमारे जैसी या पर्सन के जैसी फीलिंग है, आइडिया है या क्वालिटीज़ हैं, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा तो उस सेंटेंस में जो अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा पर्सोनिफिकेशन। की ट्रिक भी यही है कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी पर्सन की क्वालिटी अगर हम दे दें या मान लें तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होगा। आइए देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। रिया हर्ड द लास्ट पीस ऑफ पाई कॉलिंग हर नेम। रिया ने ये सुना कि पाई का जो आखिरी पीस था वो उसे बुला रहा है। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? क्या कोई नॉन लिविंग थिंग आवाज़ दे सकती है किसी को? नहीं ना। आवाज़ तो किसी इंसान की हो सकती है इस तरह से कि कोई किसी को बुलाए। तो यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग को पर्सनल की क्वालिटी दी है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज माई फ्लावर्स वर बैगिंग फॉर द वाटर। मेरे जो फूल हैं वो मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, मुझसे ये कह रहे हैं कि मुझे पानी दे दो। तो क्या कभी फ्लावर ने, कभी किसी प्लांट ने इस तरीके से आपको आवाज़
दी है, नहीं ना। तो यहाँ पर एक ह्यूमन क्वालिटी किसी नॉन लिविंग थिंग, या फिर यहाँ तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स बेसिकली नॉन लिविंग नहीं होते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। तो एक ऐसी क्वालिटी इंसान की जो कि किसी दूसरी चीज़ को दी है जो बोल नहीं सकती, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। मून स्माइल्ड एट द स्टार्स इन द स्काई। जो चंद्रमा है वो हंसा, किसको देख करके हंसा, सितारों को देख करके हंसा आसमान में। तो मून जो है नहीं हंस सकता, हंसना केवल इंसान को आता है। तो इंसान की क्वालिटी हमने किसी ऐसी चीज़ को दी जो वो काम नहीं करती है, तो इसीलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन होगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास। जब हम किसी एक सेंटेंस को पढ़ें और उस एक ही सेंटेंस में दो ऐसे शब्द आएं जिनके बिल्कुल अलग अलग मतलब हों, यानी बिल्कुल विरोधी या अपोजिट मतलब हों, तो ऐसे सेंटेंसेस में ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। की ट्रिक ये है कि आपको सेंटेंस में अपोजिट वर्ड्स मिलेंगे और साथ ही साथ वो अपोजिट वर्ड्स आपको साथ ही साथ सेंटेंस में मिलेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऑक्सीमोरन के। ओपन सीक्रेट, यहाँ पर ओपन का मतलब जो चीज़ सभी को पता है और सीक्रेट का मतलब रहस्य, तो ये दोनों विरोधाभासी हैं यानी ऑक्सीमोरन हैं। इस तरह की चीज़ें आपको सेंटेंस में मिलें तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगा ऑक्सीमोरन। र्यूमर हम कहते हैं अफवाह को, और कंफर्म्ड यानी कोई भी चीज़ जब पूरी तरह से कंफर्म हो, तो ये दोनों ही चीज़ें विरोधाभासी हैं, इसीलिए ऑक्सीमोरन हैं। साथ ही यहाँ मैंने एक और ऑक्सीमोरन आपको बताया हुआ है, बिग बेबी। बिग यानी बड़ा और बेबी यानी छोटा, तो दोनों चीज़ें बिल्कुल विरोधाभासी हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीमोरन होगा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट स्लाइड में दे रही हूँ कुछ ऐसे ऑक्सीमोरन्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमेशा इसी तरह के ऑक्सीमोरन्स के सेंटेंसेस आपको पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। आइए अब समझ लेते हैं अपोस्ट्रोफी को। ये सबसे इजी हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर मैंने ट्रिक बताई हुई है आपको, जो ये सिंबल बताया हुआ है एक्सक्लेमेटरी साइन, ये अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई देता है तो वो सेंटेंस हमारा सीधे सीधे अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का सेंटेंस होगा। और इसकी एक और पहचान ये होती है कि किसी भी डेड पर्सन को या किसी भी अलाइव पर्सन को जब हम एड्रेस करते हुए, उसको कुछ कहते हुए कोई बात कहते हैं, अपना दुख कहते हैं, अपनी कोई हैप्पीनेस उसको बताते हैं, और साथ ही साथ इस मार्क को भी लगा हुआ होता है ये, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। जब भी हम किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म को लिखते हैं अपोस्ट्रोफी लगा करके, जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया है, बताया हुआ है, तो वहाँ पर आप क्लियरली ये समझ जाइए कि यहाँ पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे आर नॉट को हम अपोस्ट्रोफी लगा करके, सिंगल अपोस्ट्रोफी लगा करके लिखते हैं, या डू नॉट को डोंट लिखते हैं, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, अपोस्ट्रोफी। आई होप कि ये आपको समझ आया हो, आप इससे समझ गए हों। अगर आपको वाकई समझ आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।